Hello everyone, today we will discuss about the food security of India. This is the topic related to your economics class 9th. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। बेटा आप सब लोगों ने देखा होगा कि फूड सिक्योरिटी मीन्स कि फूड के लिए सिक्योर होना, मीन्स कि ऐसा कोई इंडिया में नहीं रहे जो भूखा रहे। इट मीन्स कि सबको खाना मिले। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फूड की अवेलेबिलिटी कैसे पहुंचाई या फूड से सिक्योर का मतलब है क्या। तो व्हाट डू यू मीन बाय द फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी मीन्स थ्री एस्पेक्ट्स इन दिस वर्ड। फूड सिक्योरिटी, availability, then accessibility, then affordability. अब इनसे मीन्स क्या निकलता है कि फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स असेस द फूड ऑफ एवरी पर्सन, कि हर इंसान के पास फूड पहुंच सके। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि फूड कैसे पहुंच सकता है? तो फूड पहुंचने के लिए सबसे पहले कंट्री के अंदर अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, यानी कंट्री में इतना फूड होना चाहिए कि सब लोगों तक पहुंच सके, यानी सब लोगों के लायक फूड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं घर की बात करूं कि एक घर के अंदर फूड सिक्योर हम कब कहेंगे, तो सबसे पहले कि मार्केट से हम कोई भी ग्रेन लेकर आते हैं, आटा लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं, तो मार्केट में होगा तो आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कंट्री के अंदर इनफ ग्रेन स्टोरेज होना चाहिए, कि इतना स्टोरेज होना चाहिए कि हर इंसान को मिल सके। अब असेसिबिलिटी मीन्स होता है, यहाँ तो अवेलेबिलिटी था कि इतनी अमाउंट में होना चाहिए कंट्री के पास। अब दूसरी बात कि असेसिबल होना चाहिए, कि मेरे रीचेबल होना चाहिए, कि हर इंसान वहाँ तक पहुँच सके। मान लीजिए मेरे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गेहूँ मिलता हो, तो डेट इज़ टू डिफ़िकल्ट कि मैं वहाँ पर जाऊँ और मैं मेरा ग्रेन लेकर आऊँ और फिर मैं यूज़ करूँ। असेसिबल मीन्स कि हमारे आसपास की शॉप्स पर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मेरे असेस में होना चाहिए कि मैं आराम से वहाँ से जाकर और ख़रीद सकूँ। अफोर्डेबिलिटी मीन्स असेसिबल भी है मेरे आसपास और अवेलेबल भी है, बट वो मेरे अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल मीन्स होता है कि मेरी पॉकेट में इतना पैसा हो जिससे कि मैं उसे परचेज कर सकूं। इट मीन्स कि इतनी उसकी रेट हो। अब अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि इतना उसका रेट हो कि वो हर गरीब से गरीब इंसान उसको खरीद सकता हो, तो डैट इज़ कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। मीन्स इन तीनों पॉइंट से ड्यू टू द असेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी द इंडिया कैन बी फूड सिक्योर, कि इन तीनों चीज़ों से ही हम किसी इंसान को फूड सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि हमें फूड सिक्योर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, की फूड से सिक्योर हो इंडिया, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आती है बात कि फूड सिक्योर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो फूड सिक्योरिटी 1940s में फेमाइन आया, नेचुरल क्लाइमेटीज आई बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर फेमाइन आया और फेमाइन के अंदर करीबन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ पीपल्स की डेथ हो गई। अब वहाँ से 1940s में ये देखा गया कि जब नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, जैसे फ्लड आ गया या फिर जैसे ड्रॉट हो गया, नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो इन सारी जगह में इन ड्रॉट आ गया और सुनामी आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब जब प्रॉब्लम आ जाती है तो लोगों के पास फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, यानी लोगों के पास
कुछ भी नहीं बचता, उनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है, खाना नहीं मिल पाता है। तो उस टाइम पर लोग फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। जब लोगों के पास खाना नहीं हो 2 वक्त का, तो डैट कंडीशन इज कॉल्ड फूड इनसिक्योर। तो ऐसी कंडीशन देखिए कि जब नेचुरल क्लाइमेटीज आती है तो उस टाइम पर लोगों को फूड सिक्योर की ज़रूरत होती है, यानी खाना पहुंचाना, खाना लोगों को अवेलेबल कराना। तो उस टाइम पर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सारे लोग फूड सिक्योर हों। तो इसके ऊपर स्टेप्स देखें कि ऐसी कुछ गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ करानी चाहिए जिससे कि सारे लोगों को फूड पहुंच सके, और गवर्नमेंट को इतना फूड स्टॉक भी रखना चाहिए कि अगर नेचुरल क्लाइमेटीज़ आती हैं तो वहाँ पर फूड सप्लाई कर सके। तो अब इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि अब ऐसे स्टेप्स, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाए कि फूड इनसिक्योर है कौन कौन। तो फूड इनसिक्योर के लिए सबसे पहले ये देखा गया कि फूड इनसिक्योर में सबसे पहले उन लोगों को ढूंढा गया सोसाइटी में से जो फूड इनसिक्योर है। तो हु आर फूड इनसिक्योर, अगर हम हमारे सराउंडिंग देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन फूड इनसिक्योर है, जिनको 2 वक्त का खाने मिलने में कि ये लोग हु आर फूड इनसिक्योर। और में फूड इनसिक्योर में सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फार्मर्स जो लैंडलेस पीसेंट्स हैं, अगर रूरल एरियाज़ में बात करें तो लैंडलेस पीसेंट फूड इनसिक्योर है। दूसरा अगर हम देखें तो जो इल पेड वर्कर्स हैं वो इनसिक्योर हैं। इल पेड जो वर्कर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं इल पेड वर्कर्स? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इल पेड वर्कर्स के अंदर देखते हैं हम, जैसे कॉबलर, उसकी इनकम बहुत कम होती है। कोई जो जिनके टेक्निक्स जा चुकी हैं और वो उसी से रिलेटेड वर्क करें, जैसे स्टोव, जो पहले स्टोव चलते थे उनको ठीक करने वाला, सिलाई मशीन ठीक करने वाले, तो ऐसे लोगों को इल पेड वर्कर्स कहते हैं। जैसे जो गुड़िया के बाल और ये छोटे सामान बेचते हैं, उनको जिनके पास बहुत कम अर्निंग होती है, तो ऐसे लोगों को इल पेड वर्कर्स के अंदर रखते हैं और ये लोग इनसिक्योर होते हैं। कभी कभी इनके पास इनकम नहीं हो पाती, और इनकम नहीं हो पाती तो इनके पास उस दिन का घर चलाने को पैसा नहीं होता। नेक्स्ट जो फूड इनसिक्योर होते हैं वो लोग होते हैं सीजनल लेबरर्स। जब सीज़न होता है तो उनके पास वर्क मिल जाता है, और जब सीज़न नहीं होता तो वो उनके पास इनकम नहीं आती, और इनकम नहीं आती तो उनके पास जो फूड है वो असेसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें कि फूड इनसिक्योर में कौन आता है, तो नेक्स्ट जो फूड इनसिक्योर में आता है, अगर हम कैटेगरी बैगर्स जो आएगा, बैगर्स। और फूड इनसिक्योर में देखा जाए तो और कौन फूड नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग में कैजुअल लेबर्स जो डेली वेजेस पर काम करते हैं वो कैजुअल लेबर्स। और फूड इनसिक्योर में कौन आता है? फूड इनसिक्योर में और देखें तो अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोशल ग्रुप्स की बात करें, तो सोशल ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर में SC, STs एंड OBC कैटेगरीज़ के लोग होते हैं फूड इनसिक्योर में। अगर हम जेंडर वाइज देखें तो मोस्ट जो फूड इनसिक्योर होती हैं वो वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो काफ़ी सारे माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, उन्हें फूड प्रॉपर नहीं मिल पाता और उनको मल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इस तरीके से कंट्री में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि ये सब कैटेगरीज़ के लोग फूड इनसिक्योर हैं। इनको जो खाना है वो कभी मिल पाता है और कभी नहीं मिल पाता है। तो अब आता है एक और जो हंगर्स होते हैं, जैसे जो कचरा उठाते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोग। ये हंगर्स 2 टाइप्स के होते हैं, क्रॉनिक हंगर्स जो हमेशा
लो इनकम होती है इनकी, जिसकी वजह से इनको कभी पेट भर के खाना मिलता ही नहीं है। और दूसरे होते हैं सीजनल हंगर्स। ये जो सीजनल हंगर्स होते हैं ये वो होते हैं जो सीजनल लेबर्स होती है मोस्ट ऑफ, जिनको सीज़न आया जब काम मिल गया तो इनको पेट भर के खाना मिल गया, बाकी टाइम पर इनको पेट भर के। इसमें मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर के अंदर मिलता है, एग्रीकल्चर वर्कर्स या रूरल एरियाज़ में सीजनल हंगर्स मिलते हैं। जब इनका हार्वेस्टिंग टाइम चलता है उस टाइम पर इनके पास गेहूँ ख़त्म हो जाता है, तो ये सोचते हैं 2-3 महीने बाद में जब वापस प्रोडक्शन आएगा तो हमारे पास हमको पेट भर के मिल जाएगा। तो सीजनल हंगर्स मोस्ट ऑफ रूरल एरियाज़ में देखते हैं। और क्रॉनिक हंगर्स होते हैं वो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, लो इनकम ग्रुप। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जितने भी वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर, ऐसे कौन सी कैटेगरीज है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर है। अब गवर्नमेंट ने इनके लिए कौन से स्टेप्स लिए, तो फूड इनसिक्योर ग्रुप आप सब लोगों को पता चल गए, लैंडलेस पीसेंट्स हैं, इल पेड वर्कर्स हैं, सीजनल लेबरर्स हैं, बैगर हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं। सोशल ग्रुप्स में SC ST और OBC कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर पीपल देखने को मिलते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं। एंड हंगर्स भी हैं, हंगर्स भी 2 टाइप्स के हैं, क्रॉनिक हंगर्स और सीजनल हंगर्स। अब बात करते हैं हम कि अब इन सब लोगों को फूड सिक्योर कैसे किया। फूड सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए। तो फूड सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले देखो फूड सिक्योर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, असेसिबिलिटी, अवेबिलिटी, सॉरी। तो गवर्नमेंट में जब हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे पहले अवेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अवेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया। और जब यहाँ पर ग्रेन का, स्पेशली वीट एंड राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ ड्यू टू द HYV सीड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूज़ से और मॉडर्न ट्यूल्स की यूज़ से हमने हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया और इतना इंक्रीज़ करा कि करीबन 2 से 3 गुना हो गया। और इससे हमारे पास, हमारे कंट्री में इतना फूड, इतना वीट और राइस इतना अवेलेबल हो गया कि पूरी कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है उसको सबको अवेलेबल हो सके। तो हमने अवेलेबिलिटी कैसे अचीव करी, ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसी चीज़ को जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ तो इसी चीज़ को हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा, जो 1960s में यहाँ पर इंडिया में आई। अब आता है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी के लिए क्या किया गया, तो असेसिबिलिटी के लिए हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स ओपन हुई। सॉरी, असेसिबिलिटी के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने 2 तरीके से काम किया। अब बचता है असेसिबिलिटी, एंड अफोर्डेबिलिटी। इन दोनों के लिए क्या किया, इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो बफर स्टॉक अपने पास रखा, बफर स्टॉक बनाया, और दूसरा किया PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों तक पहुंचाया और साथ में इसे चीप रेट पर लोगों को अवेलेबल कराया। तो असेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बफर स्टॉक और PDS से कंप्लीट करी। अब PDS और बफर स्टॉक, सबसे पहले बफर स्टॉक क्या है, हम बफर स्टॉक की बात करते हैं कि बफर स्टॉक है क्या। तो बफर स्टॉक की बात करें, वो बफर स्टॉक, गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया
अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो फार्मर को, अगर वो फार्मर मार्केट में कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से प्राइस किसी भी कमोडिटी की कम हो जाती है, तो फार्मर को उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा और फार्मर वापस से क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा अगर प्राइस कम हो गई। तो वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद में भी उसकी प्राइजेस को इंक्रीज रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो सरप्लस, जितना भी मार्केट के अंदर सरप्लस जो स्टॉक था उसको खुद ने परचेज कर लिया। सरप्लस स्टॉक को किसने परचेज करा, गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने इसे परचेज कर कर अपने पास रख लिया हायर प्राइजेस पर। सरप्लस स्टॉक, सरप्लस नहीं होगा तो मार्केट में प्राइस भी हाई रहेगा और वीट का प्रोडक्शन भी हाई रहेगा। अब गवर्नमेंट ने जिस रेट पर परचेज करती है, जिस रेट पर, रेट ऑफ गवर्नमेंट जो भी ग्रेन को परचेज करती है वो, कि इस रेट को बोला जाता है MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और उसकी प्राइस को ड्रॉप डाउन, यानी उसकी प्राइस नीचे ना हो सके, इसीलिए एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब फार्मर गेहूं उगाता है या कोई भी क्रॉप उगाता है, उस टाइम पर गवर्नमेंट MSP अनाउंस कर देती है उसकी, कि ये चीज़ चाहे कितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन हो जाए, भले ही कितना भी ज़्यादा हो जाए, इस रेट से नीचे नहीं आएगी। तो फार्मर को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रॉप को ग्रोन कर दे। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो MSP अनाउंस होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ वीट का। वीट की जो MSP अनाउंस करी इस बार वो 1100 रुपये करी, यानी 1100 रुपीज़ का 100 kg गेहूँ बिकेगा वीट। अब फार्मर सिक्योर है कि चाहे मेरा गेहूँ कितना भी हो, जैसे आलू है अगर ज़्यादा हो जाता है तो 2 रुपये किलो बिकने लग जाता है, तो इस तरीके से फार्मर को लॉस हो जाता है। बट यहाँ पर ग्रेन चाहे उसका कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसको पता है कि मेरी ये प्राइस तो आएगी आएगी। तो ये जो प्राइस थी इसको ये किसने अनाउंस करी, गवर्नमेंट ने। तो इस प्राइस को बोला गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे कि फार्मर को प्रॉफिट मिल सके और फार्मर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो सके। अब जब ये जो MSP प्राइस पर गवर्नमेंट ने जो परचेज कर लिया उसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक। गवर्नमेंट ने जो फार्मर से परचेज करा इस रेट पर, जो MSP अनाउंस करी, मान लो वो मार्केट में नहीं बिका कि इस रेट पर कोई नहीं, तो जितना भी सरप्लस है, जितना भी प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, और परचेज कर कर जो अपने पास स्टॉक कर लेती है उसको बोला जाता है बफर स्टॉक। अब इस बफर स्टॉक का करती क्या है, उसने अपने पास गेहूं तो खरीद लिया, बहुत सारा गेहूं खरीद लिया, पर अब ये सड़ेगा, ये खराब हो जाएगा, तो इसका क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो पुअर पीपल्स हैं, जो पुअर पीपल हैं और जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं, फूड इनसिक्योर पीपल, उनको वो पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशनिंग सिस्टम के थ्रू, राशन शॉप या इनको फेयर शॉप भी बोलते हैं, इनके थ्रू ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केट में सोसाइटीज़ में गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूट एट द इशू प्राइस। ये इशू प्राइस क्या है, अब ये इशू प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इशू प्राइस होती है, मान लीजिए मार्केट में वीट 10 रुपये किलो बिका, 10 रुपीज़ kg था पर kg, बट अब पुअर पीपल 10 रुपये किलो अफोर्ड नहीं कर सकता वीट, तो पीडीएस पर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर गवर्नमेंट उसे सेल करती है, तो यहाँ पर वही वीट 2 रुपीज़ kg मिल रहा है।
तो ये जो 2 रुपये किलो है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पीडीएस शॉप पर अवेलेबल है। और पीडीएस शॉप पर ये रेट इसलिए कम है ड्यू टू द अफोर्डेबिलिटी, कि हर इंसान उसे अफोर्ड कर सके और हर एक पुअर इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और इस प्राइस को बोला जाएगा इशू प्राइस, इस प्राइस को बोला जाएगा इशू प्राइस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ बफर स्टॉक, व्हाट इज़ इशू प्राइस। अच्छा, ये बफर स्टॉक जो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, डेट इज़ FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंडरटेकिंग में बफर स्टॉक रखा जाता है। एक बार से फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। देखो कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक गवर्नमेंट के थ्रू खरीदा गया वीट और ग्रेन है फार्मर से, जिसे वो अपने पास रखती है और पीडीएस के थ्रू लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये बफर स्टॉक क्यों रखती है अपने पास? ड्यू टू द, जब नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ जाए या जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं या जो पुअर पीपल्स हैं उनको फूड अवेलेबल कराने के लिए बफर स्टॉक रखा जाता है। नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ गई, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया, फेमाइन आ गया, लगातार 3-4 साल तक क्रॉप प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो इन द केस, इन दिस केस की लोग इनसिक्योर ना हो, फूड इनसिक्योर ना हो, इसलिए कंट्री हमेशा बफर स्टॉक रखती है। अब आता है इशू प्राइस क्या है। तो इशू प्राइस वो प्राइस है जो मार्केट प्राइस से कम होती है, जो पुअर्स के लिए, कि पुअर पीपल अफोर्ड कर सके, इसके लिए जो राशनिंग शॉप पर जो प्राइजेस रखी जाती है उसको इशू प्राइस बोला जाता है। जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ हो गया वो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में आता है कि ये राशनिंग शॉप्स में कैसे इम्प्रूवमेंट किया गया और इसको ये फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लेकर आए गए। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट सबसे पहले 2013 में स्टार्ट हुआ। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मीन्स, इट मीन्स इन इंडिया एवरीवन गेट द फूड, हर एक इंसान को फूड अवेलेबल हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने 50% अर्बन एरियाज़ के पीपल चूज़ करें एंड फूड सिक्योरिटी के अंदर 75% रूरल एरियाज़ के पीपल्स को चीप रेट पर फूड असेसेबल करवाया। अब आता है कि ये राशनिंग शॉप्स को इंट्रोड्यूस करके और इनकी आज तक की क्या ग्रोथ है, ये कैसे डेवलप की गई। तो सबसे पहले हम सब लोगों ने पढ़ा कि राशनिंग शॉप का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1940s में आया। 1940s में सबसे पहले एक बार दिमाग में आया राशनिंग शॉप का कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ आती है उसमें प्रोटेक्शन मिल सके। अब उसके बाद में उस टाइम पर इतनी सस्ती रेट पर असेसेबल कराना फूड पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर कंट्री में फूड इनसिक्योर वैसे ही था। उस टाइम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो उस टाइम पर कंट्री के पास इतना पैसा और ना ही फूड स्टॉक था। 1960s के अंदर हमारे पास फूड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हमारे पास इनफ अमाउंट पर फूड अवेलेबल रहा कंट्री में, और उसके बाद में हमने उसके बाद में कंट्री के अंदर राशनिंग शॉप्स पर काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1970s में NSSO ने आइडेंटिफाई किया कि जो पुअर पीपल हैं उनको कैसे प्रॉपर फूड पहुंचाया जाए या ग्रेन पहुंचाया जाए। तो उसके लिए 1970s में हम लोगों ने 3 प्रोग्राम सेटअप करे, स्टार्ट किए, और वो 3 प्रोग्राम थे। फर्स्ट जो था वो था फूड फॉर वर्क, इंटीग्रेटेड
चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एंड वन इज PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन तीनों तरीके से लोगों के पास गेहूं पहुंचाया गया, यानी जो ग्रेन था वो पहुंचाया गया। काम के बदले में गेहूं दिया गया, अनाज दिया गया। चिल्ड्रंस को जो था डेवलपमेंट के लिए उनको गेहूं दिया गया और पब्लिक राशनिंग शॉप से गेहूं मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 1977-78 तक ये प्रोग्राम्स रन हुए। उसके बाद में 2013 के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। और इसके अंदर मोर देन 75% तो रूरल एरियाज़ के पीपल्स को फूड सिक्योर किया गया और मोर देन 50% जो अर्बन एरियाज़ के पीपल थे उनको फूड सिक्योर किया गया। और इस तरीके से कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट का मतलब था कि कंट्री में एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो फूड इनसिक्योर हो। अब आज की करंट स्टेटस की बात करें तो करंट स्टेटस में फूड सिक्योरिटी के लिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जिसमें अरुणोदय योजना है। अरुणोदय योजना के अंदर जो लोग हैं, जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं या अदर जो वर्कर्स हैं, इल पेड वर्कर्स हैं, उनको 8 रुपीज़ में खाना मिलता है और 3 रुपये में नाश्ता मिलता है। उसके अलावा और अन्नपूर्णा योजना के अंदर हर एक इंसान को 2 रुपये किलो वीट एंड 3 रुपीज़ kg राइस अवेलेबल करा रही है गवर्नमेंट ड्यू टू द PDS शॉप। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो राइस अवेलेबल हो रहे हैं अरुणोदय योजना से। अच्छा, इसके बाद में आता है कि PDS के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इनकी प्रॉब्लम्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको ओपन करने वाले इनरेगुलर ओपन करते हैं। इनरेगुलर ओपन होती हैं, इनका टाइमिंग फिक्स नहीं है। ये अच्छे अनाज को तो ओपन मार्केट में सेल आउट कर देते हैं और जो बिल्कुल बेकार वाला जो सामान होता है उसको राशनिंग शॉप में मिलावट कर और सेल करते हैं राशनिंग शॉप वाले। दूसरा, इसको कम तोलते हैं, मतलब इनका जो वेट होता है वो एक्यूरेट नहीं देते, वो वेट में वो चीटिंग करते हैं। तो इस तरीके से वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आज भी PDS के अंदर मौजूद हैं, जिनसे कि जो लोग हैं पुअर पीपल्स उनको प्रॉपर स्टॉक नहीं पहुंच पाता है उन तक, और वो इनरेगुलर होने की वजह से उनको उन तक पहुंच नहीं पाता और वो जो बचा हुआ सरप्लस है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम थी PDS की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर मोस्ट ऑफ 70% कोऑपरेटिव्स हैं जो डायरेक्ट कम रेट पर पुअर पीपल्स को बेसिक कमोडिटीज़ की जो सामान है वो अवेलेबल करा रही हैं। मदर डेयरी है अमूल गुजरात में, मदर डेयरी इन दिल्ली, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में मदर डेयरी दिल्ली के अंदर, अमूल अमूल इन गुजरात। और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर एक NGO है ADS महाराष्ट्र के अंदर NGO है जो गरीब लोगों को
ग्रेन बैंक ओपन करता है, यानी गरीब लोगों के लिए ग्रेन बैंक ओपन करता है जहाँ से गेहूँ वो खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत वर्कआउट कर रहा है और इस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर जो जितने भी लोग हैं वो फूड सिक्योर हुए। इन दिस चैप्टर दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गुड डे।